बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस फोर्सेस। सर इसैक न्यूटन ने हमें 3 लॉ दिए मोशन से रिलेटेड, जिसमें से पहला लॉ ये बोलता है बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगा अगर उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं उनका नेट इफेक्ट जीरो होगा। इस केस में जो फोर्सेस लग रही हैं उन्हें बैलेंस फोर्सेस बोला जाता है, जबकि दूसरे केस में बॉडी एक्सेलरेशन से मूव करेगी अगर उस पे जो फोर्सेस लग रही हैं उनका नेट इफेक्ट जीरो नहीं होता है। इस केस में जो फोर्सेस लगती है उन्हें अनबैलेंस्ड फोर्सेस बोला जाता है। तो इसी को पढ़ेंगे, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस को आगे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले फोर्स को समझते हैं। फोर्स एक तरह का एक्शन है पुशिंग और पुलिंग का। फोर्सेस जब बॉडी पे लगती हैं उन्हें कैटेगराइज किया जा सकता है बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के फॉर्म में। चलिए इसको आगे और समझते हैं। आप देख सकते हैं टेबल के ऊपर कैटल रखी है, बुक है, पेंसिल रखी हुई। अगर आप देखें इनकी पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्ट्रेस पर हैं, तो क्या मैं ये बोलूं इन पे ऊपर कोई फोर्सेस नहीं लग रही हैं? नहीं, मेरा ये बोलना गलत होगा। इनके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं लेकिन वो आपस में बैलेंस्ड हैं, एक दूसरे को काउंटर एक्ट कर रही हैं। जैसे कि कैटल मान लेते हैं, कैटल का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, धरती उसे अपनी तरफ खींच रही है। बदले में जो ट्रे है वो उसको उतनी ही फोर्स से ऊपर की तरफ धक्का दे रही है। अगर वो धक्का नहीं देती तो कैटल नीचे की तरफ धंस जाती। सिमिलरली बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, बुक का वेट नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि धरती उसे खींच रही है। बदले में टेबल उसको उतनी ही फोर्स से ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। अगर उतनी फोर्स से धक्का नहीं देता तो बुक नीचे धंस जाती, और वही केस पेंसिल के साथ होता। तो इस केस में हम ये नहीं बोलेंगे बॉडी रेस्ट में है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं बोल लग रही, बल्कि हम ये बोलेंगे बॉडी रेस्ट पर है, उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, पर वो जो फोर्सेस है बैलेंस फोर्सेस है, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, बैलेंस आउट हो गई। सो दिस इज द केस ऑफ बैलेंस फोर्सेस। और हम बोल सकते हैं व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, फोर्सेस उसके ऊपर जो लग रही है वो बैलेंस्ड है, काउंटर एक्ट कर रही है, बैलेंस आउट हो गई। चलिए आगे कुछ और अच्छे से समझते हैं। रिजॉल्विंग द फोर्सेस। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस किसी एक ऑब्जेक्ट पे लग सकती है एक साथ। सिम एक से एक ऑब्जेक्ट अगर मैं बोलूं उसके ऊपर बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस दोनों एक साथ लग सकती हैं। इसको अगर हमें एनालाइज करना है तो हमें फोर्सेस को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होगा, तोड़ना होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस और वर्टिकल कंपोनेंट फोर्सेस का, उनको हमें इंडिविजुअली एनालाइज करना होगा। फिर बताएंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस्ड है या वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस्ड है, या दोनों बैलेंस्ड है या दोनों अनबैलेंस्ड है। तो चलिए किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। कार आगे की तरफ मूव कर रही है, आप देखेंगे कार में से आवाज निकल रही है, एयर रेजिस्टेंस है, हवा इसको पीछे की तरफ धक्का दे रही है, कार आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 20 40 60 80 चेंज हो रही है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हेन वेलोसिटी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलेंगे? उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है तो उसका मतलब नेट फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं, दिस इज द केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और कौन सी फोर्सेस लग रही है? कार की फोर्स उसको आगे की तरफ धक्का दे रही है, जब फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन पीछे की तरफ उसको धक्का दे रहा है। लेकिन कार तो आगे की तरफ मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे आगे की तरफ लग रही है, आगे की तरफ नेट एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से कार आगे की तरफ मूव कर रही है। मूवमेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम किस तरीके से बोलेंगे? फोर्स बाय एक्सेलरेटिंग कार इज ग्रेटर देन एयर रेजिस्टेंस प्लस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कार के टायर्स और सड़क, रोड के बीच में लग रहा है, चारों टायर्स और रोड के बीच में लग रहा है, जो कि कार को आगे बढ़ने से रोक रहा है। एयर रेजिस्टेंस भी कार को आगे बढ़ने से रोक रही है, तो ये ऑपोजिट फोर्सेस हो गई। और एक्स कार की फोर्स आगे की तरफ लग रही है, लेकिन नेट में अगर हम देखें कार आगे की तरफ मूव कर रही है एक्सेलरेशन के साथ, तो दिस इज द केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या इसके ऊपर और कोई दूसरी फोर्सेस नहीं लग रही? लग रही हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में भी इसके ऊपर फोर्स लग रही हैं। तो रिजॉल्विंग द वर्टिकल कंपोनेंट, कार मूव कर रही है, उसका वेट इज टेंडिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लग रहा है, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, धरती इसको अपनी तरफ खींच रही है। और बदले में
जो सड़क है उसके चारों टायर कांटेक्ट में है, उन चारों टायर्स को सड़क ऊपर की तरफ धक्का दे रही है उतनी ही फोर्स से जितना कार का वेट है। अगर उतनी फोर्स से धक्का नहीं देती कार को तो कार सड़क में धंस जाती। तो दिस इज द केस ऑफ बैलेंस फोर्सेस। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस को एनालाइज करें, कार का वेट नीचे की तरफ लग रहा है और चारों टायर को ऊपर की तरफ धक्का दिया जा रहा है उतनी फोर्स से सड़क के द्वारा। तभी तो कार की वर्टिकल मूवमेंट जो है बैलेंस आउट हो गई, नहीं तो कार धंस जाती अगर सड़क उसको ऊपर की तरफ धक्का नहीं देती। तो अगर हम देखें, एक ही कार में, एक ही बॉडी में हमें बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस दोनों देखने को मिल गई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्सेस और वर्टिकल डायरेक्शन में हमें बैलेंस फोर्स देखने को मिली। फाइनल इक्वेशन मैं इस तरीके से कह सकता हूं, वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंस्ड, वेट नीचे की तरफ लग रहा है, रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये इक्वली बैलेंस आउट हो गया। मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस अनबैलेंस्ड है, विच इज कॉजिंग कार टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन। इसको कुछ इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार का वेट नीचे की तरफ लग रहा है और बदले में सड़क कार के टायर्स को ऊपर की तरफ धक्का दे रही है। दिस इज द एरो फॉर रिएक्शन एंड दिस इज द एरो फॉर वेट। ये एग्जैक्टली बैलेंस आउट हो गए। वर्टिकल डायरेक्शन में जो कार की जो मूवमेंट है दैट इज बैलेंस्ड आउट, बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम इसको एनालाइज करें, कार की फोर्स आगे की तरफ लग रही है, एक्सेलरेट हो रही है, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहे हैं, लेकिन कार की जो नेट मूवमेंट है वी सी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो कार मूव कर रही है एक्सेलरेशन के साथ। दिस इज द केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कार मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हम देखते हैं, इस केस में हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्सेस बैलेंस आउट हो गई और वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्सेस बैलेंस आउट हो गई। कैसे, चलिए देखते हैं। अभी मैंने बोला कार इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हुआ? इस केस में 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से कार मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड प्लस डायरेक्शन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या वेलोसिटी इज जीरो, change in velocity is zero with respect to time, that means acceleration is zero, and when acceleration is zero, it means the net effect of the forces is also zero. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट इफेक्ट है फोर्सेस का वो जीरो है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस आउट हो गई, नेट एक्सेलरेशन जीरो है। दैट इज व्हाई कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इस केस में कार की फोर्स इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द रोड टू द टायर्स ऑफ द कार। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में बात करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में जो कार का वेट है दैट इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन ऑफर्ड टू द टायर्स ऑफ द कार बाय द रोड। तो दोनों केसेस में अगर हमने देखा, हॉरिजॉन्टल force components balance out, vertical components also balanced out. So this is the case in which horizontal and vertical forces balanced out. अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें, अगर हम खेलते हैं, बॉल को थ्रो करते हैं, जब आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं उस केस में फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी अनबैलेंस्ड है, वर्टिकल कंपोनेंट भी अनबैलेंस्ड है। जब दोनों कंपोनेंट अनबैलेंस्ड होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो जो बॉडी की मोमेंट है वो इन दोनों के बीच में देखने को मिलती है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन देखने को मिलता है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब फटाफट इसको समराइज कर लेते हैं। इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर बैलेंस्ड, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। नो एक्सेलरेशन का मतलब either the body is at rest or will be moving with constant velocity. When the unbalanced forces are at play, the body will move with acceleration. अगर unbalanced forces है तो बॉडी एक्सेलरेशन से मूव करेगी। Force is an action of pushing or pulling. The forces acting on a body can be balanced or unbalanced. अगर वेलोसिटी किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जिस पे फोर्सेस लग रही हैं, इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम या डिक्रीजिंग विद टाइम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। Balance and unbalanced forces can act on the same object simultaneously. To analyze this, we break down the forces into horizontal and vertical components, जो कि हमने अभी सीखा। I hope it is clear to you, students. अब एक छोटी सी क्विज है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। Dropping a ball from a height is an example of unbalanced forces. Is this true or false?
Second one for you, a car moving with a constant velocity in a straight line is an example of unbalanced forces. True or false? And the last one for you, both balanced and unbalanced forces can act on the body simultaneously. True or false? अब इसको पॉज कीजिए और क्विज अटेम्प्ट कीजिए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट माय पॉइंट. बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं, क्या डिफरेंस है, और इनको किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं और एनालाइज करते हैं. Thank you very much. In the next video, till then, bye.